नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें हैं आगरा की, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की। और इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी मन दुखी हो सकता है, विचलित हो सकता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक शख्स जो सफ़ेद कपड़े में है, उसे कुछ पुलिस वाले पकड़कर घसीट रहे हैं। दो पुलिस वालों ने एक एक हाथ पकड़ रखा है और बाकी के पुलिस वालों ने उनकी टांग पकड़ रखी है। और इस आदमी को रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह से घसीटा जा रहा है, कपड़े खींचे जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है। आप देखकर ये सोच सकते हैं और सोच में पड़ सकते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। जिस शख्स के साथ पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं वो कौन है? क्या वो कोई चोर है जो रंगे हाथ पकड़ा गया? क्या वो कोई बलात्कारी है, रेपिस्ट है, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस का गुस्सा भी उस पर उतर रहा है? या फिर वो कोई आतंकवादी है? ये सवाल भी आपके मन में उठ सकता है, क्योंकि आतंकवादी होने से कई बार लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस वाले भी गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेगुनाहों का कत्ल करने आया है तो क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि वो ना तो चोर है, ना रेपिस्ट है, ना कोई दुर्दांत आतंकी है, बल्कि वो है एक क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर, तो फिर आप हैरत में पड़ेंगे। ये तस्वीरें देखकर इस वक्त पूरा देश इसी वजह से हैरत में है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का, अगर मैं बोलचाल की भाषा में कहूं तो सेकंड इन कमांड है। यानी समझ लीजिए कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का दूसरा मालिक है। मालिक कौन होता है? स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, जो स्टेशन का सबसे बड़ा बॉस होता है। सेकंड बॉस या सेकंड इन कमांड डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट वो होता है। और जिस शख्स को हाथ पैरों से टांग कर पुलिस वाले घसीट रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हैं, जिनका नाम है नरेंद्र चाहर। और तस्वीरें हैं 12 जुलाई की, वक्त है सुबह के 10:50। जाहिर है अब आप और सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है कि ये कितने सीनियर ऑफिसर को पुलिस वाले इस तरह से घसीट घसीट कर पीट रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो इस वाक़ये की, इस कहानी की शुरुआत उसी वक्त होती है जबकि ये तस्वीरें हैं सुबह के तकरीबन 10:50 हुए थे। 12 जुलाई का दिन था। हीराकुंड एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम और अमृतसर के बीच चलती है, ट्रेन नंबर है 20808। ये ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के स्टॉपेज में ये ट्रेन उस वक्त रुकी हुई थी। जब ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन जब आगे बढ़ने लगी स्टॉपेज के बाद, तो ये जो डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट है मिस्टर नरेंद्र चाहर, इन्होंने ये देखा कि एक महिला ट्रेन के पीछे बेतहाशा भाग रही है। और वो इतना डेस्परेटली ट्रेन के पीछे भाग रही थी क्योंकि ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी और महिला से ट्रेन छूट रही थी। शायद ये महिला ट्रेन से ही कुछ खरीदने के लिए उतरी थी। बाद में पता चला कि ये महिला शायद आगरा के जो लजीज पेठे होते हैं वो खरीदने के लिए उतरी थी। और इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और महिला बेसाख्ता ट्रेन के पीछे भागने लगी। तो जो डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट है, इन्होंने मानवता का परिचय देते हुए और अपने पास उन्हें जो सरकार की तरफ से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो हीराकुंड एक्सप्रेस के गार्ड हैं उनसे वॉकी टॉकी पर बात की और ट्रेन को रुकवा दिया। अब ट्रेन जब स्टेशन से एक बार चल गई, खुल गई और इसके बाद फिर अचानक रुक गई, तो जाहिर सी बात है कुछ तो अनयूजुअल हुआ। आरपीएफ के जो लोग हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग, उनको लगा कि शायद इस ट्रेन में चेन पुलिंग हुई है। अब चेन पुलिंग किसने की ये पता करने के लिए आरपीएफ का एक दस्ता, एक टीम रेलवे स्टेशन पर और एक्टिव हुई और उन्होंने पता करना शुरू किया। इस बीच वो डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के पास गए, उन पर नज़र पड़ी, जो ट्रेन के पास ही खड़े थे, मौजूद थे। उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ, ये चेन पुलिंग किसने की, किसने करवाई। तो डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने कथित तौर पर उन्हें पूरा वाकया बताया। लेकिन आरपीएफ के ये जो पुलिस वाले थे वो कुछ इतने बेकाबू, बेअंदाज थे और गुस्से में थे, अनुशासनहीन थे कि उन्होंने बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं किया कि वो जिनसे बात कर रहे हैं वो एक सीनियर रेलवे ऑफिसर है। उन्होंने डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर के साथ न सिर्फ बदतमीजी से बात की बल्कि उन्हें पीटना शुरू कर दिया। एक डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट और उन्हें घेरे कम से कम 5 से 6 पुलिस वाले। सभी पुलिस वालों ने न सिर्फ उन्हें बुरी तरह से पीटा बल्कि इल्ज़ाम तो ये भी है कि बाहर से ऑटो वाले और दूसरे जो खोमचे वाले हैं उनको बुलाकर उनसे भी इनको पिटवाया।
इन तस्वीरों को देखकर जो भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं उसमें कोई हैरानी या अतिशयोक्ति वाली बात नहीं लगती है। तस्वीरें अपने आप में ये बयान कर रही है कि पुलिस वाले किस तरह से कायदे कानून हाथ में लेकर एक सीनियर ऑफिसर के साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ चश्मदीदों ने यह भी कहा है कि कुछ पुलिस वालों को जब रोकने की कोशिश की गई और उन्हें याद दिलाया गया कि अरे भाई साहब, आप वर्दी में हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक सीनियर रेलवे ऑफिसर के साथ आप इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, तो मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों ने यह कहा कि बेशक सस्पेंड हो जाए लेकिन आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो लगातार पीटते रहे। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे पास इसकी जो क्लिप है वो तकरीबन 10 मिनट की है। पूरी की पूरी क्लिप 10 मिनट की हम आपको नहीं दिखा सकते, उसके कुछ चुनिंदा हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब 10 मिनट की क्लिप हमारे पास है, जो क्लिप वायरल हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा एपिसोड कितना लंबा होगा। कम से कम ये 20 मिनट का वाकया है जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के साथ इस तरह से बदसलूकी, बदतमीजी, मारपीट और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रेलवे के नियम कानून और इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली हरकत की गई। अब जब ये मामला बढ़ गया तो जाहिर सी बात है जो रेलवे के अधिकारी हैं वो एकजुट हुए, रेलवे के कर्मचारी एकजुट हुए, आरपीएफ के ये जो जवान हैं, ये जो कर्मी हैं जिन्होंने इस तरह से दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी और लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता रहा। जब लोगों का गुस्सा इस मामले में बढ़ गया और लोगों को लगा कि एक सीनियर ऑफिसर नरेंद्र चाहर के साथ ज्यादती हुई है, तो फिर लोगों के इस गुस्से को देखते हुए जो डीआरएम है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम कहते हैं उनको, बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो वहाँ मौके पर पहुँचे। और जैसे ही वो मौके पर पहुँचे तब तक चाहर जो जिनके साथ ये बदसलूकी मारपीट हुई थी, उनके परिवार के लोगों ने डीआरएम को घेर लिया और उन्होंने वो गाड़ी के सामने खड़े हो गए डीआरएम के, और उन्होंने ये कहा कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और डीआरएम ने यह भरोसा दिया कि वो ज़रूर ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस बीच जो नरेंद्र चाहर हैं, अब आपको उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। नरेंद्र चाहर सिर्फ एक सीनियर रेलवे ऑफिसर ही नहीं है, बल्कि नरेंद्र चाहर जो है एक पूर्व फौजी भी हैं। ऐसे तो हर आदमी की अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत होती है, लेकिन कोई आदमी के साथ जब फौजी होने का या पूर्व फौजी होने का एक टैग चिपक जाता है या चस्पा हो जाता है, तो आप समझिए कि उस आदमी की गरिमा में कितना इजाफा हो जाता है। क्योंकि हम सारे लोग ये मानते हैं कि अगर फौजी हैं तभी हमारे देश की सुरक्षा है और तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ये जो मिस्टर चाहर है, ये 2004 में इन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया था और इंडियन नेवी में इन्होंने सर्व किया। ये आगरा के ही अकोला नगला दयाराम गांव के रहने वाले हैं और 2004 से 2019 तक इन्होंने नेवी में रहते हुए देश की सेवा की। इसके बाद ये सरकारी नौकरी इनको मिली और 2022 में ये डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के तौर पर पदस्थापित हुए, तैनात हुए। इसके बाद से ये ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इनके इस पूरे करियर में ये जो घटना हुई, ऐसी अप्रत्याशित और दुर्भाग्यजनक घटना जाहिर है इनके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। खुद मिस्टर चाहर जो हैं वो बहुत सदमे में हैं और उन्होंने ये कहा कि मुझ पर चेन पुलिंग का झूठा आरोप लगाकर मुझे आरपीएफ के जवानों ने बुरी तरह से पीटा है, मारपीट की है। तस्वीरें आप सब देख सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने चेन पुलिंग करवाई थी या खुद कर दिया था, मैं ये भी मान लेता हूं। तो क्या इस वजह से आप किसी को इस तरह से पीटेंगे? चलिए मैं ये भी मान लेता हूं कि हो सकता है कि नरेंद्र चाहर ने कुछ कड़वा बोल दिया था, या हो सकता है कि किसी एक पुलिस कांस्टेबल को या एएसआई को गाली दे दी हो। ये बहुत ही गलत, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन क्या अगर कोई गाली दे तो आप अपने वर्दी की गरिमा, आप अपने पद की गरिमा, आप अपनी जिम्मेदारी भूलकर उससे गुंडों की तरह भिड़ जाएंगे, मारपीट करेंगे? आप पुलिस वाले हैं, आप डिसिप्लिन फोर्स के हिस्से हैं, क्या ऐसा करना आपको शोभा देता है? ये सवाल फिलहाल तमाम लोग पूछ रहे हैं। लोगों में बहुत आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी ऑफिसर की बात नहीं है जो बावर्दी है, बल्कि एक पूर्व फौजी भी हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। नरेंद्र चाहर की जो पत्नी है उनका नाम है हरेंद्री। हरेंद्री बहुत दुखी हैं। उन्हें लगता है कि उनके पति के साथ ये जो कुछ हुआ है, ये उनके पूरे परिवार के स्वाभिमान पर चोट है। और उन्होंने ये कहा है कि जिन दोषी पुलिस वालों ने उनके पति के साथ इस तरह की हरकत की है, व्यवहार किया है, अगर उन पुलिस वालों ने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी नहीं मांगी तो वो खुद को ख़त्म कर लेंगी।
ये हालांकि एक बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस वाली का स्टेटमेंट है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा बयान है जो शायद मुझे लगता है कि सही नहीं है, देना नहीं चाहिए। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारे लोग जो नरेंद्र चाहर के साथ जाती हुई है उसे लेकर दुखी हैं, तमाम लोग इस पर आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि पूरा चाहर परिवार और ख़ासकर नरेंद्र चाहर की जो धर्मपत्नी है वो कितनी आहत, कितनी मर्माहत हुई होंगी। नरेंद्र चाहर के बुजुर्ग पिता ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा बेटा चोर था जो आपने मेरे बेटे के साथ इस तरह की बदसलूकी की। भतीजे पीयूष का बयान सामने आया है। भतीजे का ये कहना है कि अपने चाचा के साथ उन्होंने ऐसा होता हुआ जब देखा, जब उसकी वायरल वीडियो उनकी निगाहों से गुजरी तो वो रो पड़ा। कोई भी रो पड़ेगा, परिवार का कोई भी मेंबर अगर किसी सदस्य के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो बहुत दुखी होंगे। ये घटना आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि इलाके के जो सांसद हैं उनको भी इस घटना में आना पड़ा। बीच में एक तरह से मैं कहूँगा कि शायद बीच में इंटरवेन करना पड़ा और उन्होंने आरपीएफ के जो दोषी लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको काफ़ी डांट फटकार भी लगाई और उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। और जब चतुर्दिक दबाव, चारों तरफ से आरपीएफ के अधिकारियों पर दबाव हुआ तो नरेंद्र चाहर के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाले आरपीएफ के 4 अधिकारी और कर्मचारियों को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। उनका नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो भी आरोपी होते हैं आप उनका नाम क्यों नहीं बताते, तो ऐसे लोगों का नाम तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए जो अपनी पद की गरिमा और किसी इंसान की इज्जत और मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप जो भी शब्द या विशेषण ढूंढ ले शायद इनके इस करतूत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एएसआई मेघराज मीना है, एएसआई बालकिशन है, कांस्टेबल जितेंद्र हैं और कांस्टेबल बदन सिंह हैं। इन सभी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मैं एक पल के लिए ये मान सकता हूँ कि ये बात एक तरफा नहीं रही होगी। हो सकता है नरेंद्र चाहर ने भी कोई उकसाने वाली बात कही हो या मैं कहता हूँ गाली भी दे दी हो जैसा कि इन लोगों ने कहा है, या हो सकता है पहले भी इनकी किसी बात पर मतभेद या मतभिन्नता रही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया वो सही है। बहुत ही दुखी करने वाली ये तस्वीरें हैं, ये घटना है, ये आप देख सकते हैं। इस बीच जो जानकारी है उसमें यह भी पता चला है कि वो जो महिला है वो ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर गिर भी गई थी जिससे उनको चोटें आई। ये बात कितनी सही है या कितनी गलत, इसकी मैं अपने इंडिपेंडेंट तौर पर अभी तक मैं तस्दीक नहीं कर पाया हूँ। महिला गिर गई, चोट लगी नहीं लगी ये एक अलहदा मसला है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर लास्ट मोमेंट में और ख़ासकर वो एक फीमेल है, एक महिला है जो अपने परिवार से बिछड़ गई है और ट्रेन पकड़ने के लिए वो बेतहाशा भाग रही है, दौड़ रही है, ऐसा हो सकता है कि अगर उसके कदम लड़खड़ा जाएं तो कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो जाए। क्योंकि आपको पता है इस तरह के अनगिनत वाक़ये अक्सर होते हैं, देखे जाते हैं जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है उसमें फंसकर लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इस तरह से दौड़कर ट्रेन पकड़ने की और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई पैसेंजर ऐसा कर रहा है और रेलवे का कोई अधिकारी जो पब्लिक की सेवा के लिए है, वो लोगों की सेवा करने की खातिर अगर ट्रेन रुकवा देता है तो क्या आप उसके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करेंगे? यही सवाल फिलहाल हर किसी के मन में है। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तफ्तीश अभी आगे और चलेगी और इसके बाद जो लोग फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं उन पर और क्या आगे कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। यकीनन इस मामले में मुकदमा भी दर्ज होगा, हो सकता है मुकदमा दर्ज हो भी गया हो और जो गुनहगार हैं, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, वर्दी की गरिमा को जिन्होंने मिट्टी में मिला है, उनके खिलाफ शायद आने वाले दिनों में कुछ और सख्त कार्रवाई हो। कुछ अपडेट इस केस से जुड़ा हुआ अगर आने वाले दिनों में हुआ तो मैं उससे आप लोगों को वाकिफ़ कराऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल मैं जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक रैंडम हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज एक लड़की की मौत की वजह बन गया। वो भी तब जब ये मैसेज उस लड़की ने नहीं किया था, बल्कि हैप्पी न्यू ईयर का एक रैंडम मैसेज जो उसके सोशल मीडिया नेटवर्क पर आया था उस पर इस लड़की ने सिर्फ रिवर्ट किया था और आंसर में हैप्पी न्यू ईयर यू टू या हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऐसा लिखा था। लेकिन क्या ऐसा लिखने पर या किसी अनजान आदमी से सोशल मीडिया पर बात करने पर किसी का कत्ल भी हो सकता है? ये मिस्ट्री, ये रहस्यमय कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आपको वो स्टोरी सुननी चाहिए। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कुछ लोग अगर कुछ सवालों के साथ होंगे तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ।
लाफ सेल इन लाफ्टोज इंटॉलरेंट, कुछ इस तरह से आईडी है ये जो हमारे सज्जन हैं वो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। कूल एंड काम रिपोर्टिंग का जीता जागता उदाहरण अप्रतिम बैनर्जी इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। दीपिका जी ने नाम करेक्ट करते हुए सुप्रतिम बताया है। बेसिकली नाम सुप्रतिम है और मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने वो कमेंट किया है उन्होंने भी सुप्रतिम नाम उनको पता होगा, लेकिन अप्रतिम मतलब अतुलनीय होता है, तो हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट देने के चक्कर में उन्होंने मेरे नाम को सुप्रतिम से अप्रतिम में कन्वर्ट किया है। तो एनीवे थैंक यू बोथ ऑफ यू। इसके अलावा राहुल जी ने कमेंट किया है और नमस्कार सत श्री अकाल कहा है, तो मेरी ओर से भी आपको सत श्री अकाल मेरे भाई मेरे मित्र। जगदीश चांडीगढ़ जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आज के समय में जो लोग हैं वो कब किसके सामने किस रूप में आ जाए तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इंसान बहुत नीचे गिर चुका है और अनजान लोगों से जान पहचान बढ़ाने से पहले सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये मर्डर स्टोरी जो है वो बहुत दुखद है, लेकिन बहुत डिटेल्ड और माइन्यूट डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी को पेश किया था, इसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला है। अमित दीक्षित का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि बुरा मत मानना, जितना सिंपल रखोगे आदमी उतना ही जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच अमित जी। मैंने अपनी तरफ से सिंपल रखने की कोशिश की, हमेशा ही करता हूँ और मतलब जो आपने कहा अगर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें और उसमें से मेरे लायक कुछ टिप्स हो तो मैं उसको फॉलो करने की आगे भी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब सेंस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपना कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। सैल्यूट टू इन्वेस्टिगेशन टीम, ये लिखते हैं रंजन डी कामले साहब, थैंक यू वेरी मच। हेमंत एस ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन शादी और सिमिलर मामलों में भी हंसते नेग्लिजेंस टेक इट ईजी जैसी बेवकूफ़ी नहीं करना। हेमंत संपा गांवकर बेंगलुरु, संपा गांवकर से लगता है कि ये मराठी मानुष हैं और बेंगलुरु में मतलब अभी सेटल्ड हैं या हो सकता है वहाँ रहते हों। इन्होंने ये कहा है कि ज़िंदगी के अहम फैसले जब लेना हो तो हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए बल्कि सोच समझकर फैसला करना चाहिए। शुभम योगेश ने भी कमेंट किया है, अनबिलीवेबल उन्होंने लिखा है। आदित्य का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु की स्टोरी मैं बहुत सुनाता हूँ और देश के दूसरे हिस्सों की भी स्टोरी सुनाया करो। ठीक है, नोटेड आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच। मैं देखिए आज आगरा की एक घटना आप लोगों के सामने मैं लेकर आया था, आप लोगों ने सुनी होगी मुझे पूरा यकीन है। संदीप जी का भी कमेंट है, अजनबी इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा संदीप लिखते हैं। डॉक्टर निक्स कनाडे ने ऐसा कहा है कि वो बिज़ी हैं और वो मेरी स्टोरी सुनेंगे लेकिन कल सुनेंगे। देखिए ये भी उनकी मोहब्बत है और बड़प्पन है कि वो उन्होंने स्टोरी सुना नहीं है, कमेंट उन्होंने कर दिया है और ये बताया है कि मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा ज़रूर, लेकिन आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। तो कितना अपनापन या बिलोंगिंगनेस वो फील करते होंगे और मुझे भी फील करवाना चाहते हैं कि वो इस तरह का कमेंट करते हैं। और ये डॉक्टर निक्स कनाडे जो है वो अकेले नहीं हैं, आप जैसे तमाम लोग जो मेरी स्टोरी सुनते हैं और मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं, उन सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए। रेखा बभोर जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि किसी के साथ पहचान बढ़ाने से पहले जिस आदमी के साथ भी आप रिलेशन या पहचान बढ़ाते हैं उस आदमी को अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रदीप भामदू जी का कमेंट है और रियल पिंटू पाल के नाम से भी कमेंट है। मालिक मजदूर एकता कमेटी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उमा शंकर सिंह जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है, मालिक मजदूर एकता कमेटी के जो भी हमारे सज्जन हैं उन्होंने कहा भाई साहब आज नाम लेकर आपने मेरा विज़न ज़रा बताइएगा, आजकल लोगों को बहुत दिन से मैसेज कर रहा हूँ, कभी आप आते हैं कभी नहीं आते हैं। देखिए अभी पिछले कुछ समय से कम पखवाड़े भर से या उससे भी थोड़े ज़्यादा समय से मैं बिल्कुल लगातार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो और जब मैंने बताया ना, हालांकि वही बात है कि नहीं आने की वजह जब मैं बताता हूँ और वो कुछ फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है तो फिर उस वजह का जो वेटेज है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए अब मैंने थोड़ा बोलना कम कर दिया है कि मैं क्यों नहीं आया, लेकिन मेरी अब कोशिश होती है कि मैं विदाउट फेल आप लोगों के सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊँ। उमा शंकर सिंह ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। नबी एलिया जिंदाबाद इन्होंने लिखा है कि इन्हीं सब घटनाओं की वजह से मैं आजीवन ब्रह्मचारी बन गया हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सरकाज़म और थोड़ा सा व्यंग्यात्मक कमेंट भी है ये, लेकिन चलिए ठीक है। अमर सिंह जी ने कमेंट किया, अमर सिंह हेम्ब्रम सरनेम से मैं गेस कर पा रहा हूँ कि ये हो सकता है मेरे होम स्टेट झारखंड के हो। और इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सिया सोनम सुखबीर
इस तरह के लोग जो प्रेम प्यार मोहब्बत और हनीमून के दौरान किसी का कत्ल करते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं, इनके कहने का कुछ यही मतलब है। और इसके अलावा अभय शर्मा जी ने भी कमेंट किया है और उर्मिला फडनीस ने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। आज की स्टोरी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।